6 माह की खामोशी के बाद क्या फुरकान अपने सबसे बड़े दुश्मनों को माफ़ कर पाएगा या इंतकाम की आग से और रास्तों पर ले जाएगी। अमानते इश्क, अस्करम ईज़ा अफरोज़। किस्त नंबर 11। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें गांव के वीरान सड़कों पर फैल रही थी। एक बूढ़ी औरत हाथ में लकड़ियां जमा करने की टोकरी लिए झाड़ियों की तरफ बढ़ी। अचानक इसकी नज़र टूटी हुई गाड़ी और इसके पास बेहोश पड़े शख्स पर पड़ी। या अल्लाह, कोई है, जल्दी आओ। इसकी चीख सुनकर गांव के कुछ लोग दौड़े हुए आए। सबने मिलकर फुरकान को एहतियात से उठाया और गांव के बाहर छोटे अस्पताल की तरफ ले। गांव का छोटा सा अस्पताल, मगर डॉक्टर काफ़ी तजुर्बेकार था। इसने फुरकान का मुआयना किया। चेहरे पर संजीदगी थी। ये शख्स कोमा में जा चुका है, कब होश में आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। बुजुर्ग ने पूछा, कोई शिनाख्त मिली इसकी? कोई कागज़, कोई फ़ोन? एक शख्स ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं मिला। जेबें भी चेक कर ली मगर कोई शिनाख्त नहीं, ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे इसके घर वालों तक पहुंच सकें। फ़ोन भी बुरी तरह टूट चुका है। बुजुर्ग ने कुछ लम्हे सोचा, फिर नर्म मगर पुख्ता लहजे में बोला, जब तक ये होश में नहीं आता यह हमारी जिम्मेदारी में है। कोई इंसान इसी हालत में अकेला नहीं छोड़ा जाता। बाकी सब ने खामोशी से सर हिला के इत्तेफाक किया। इधर लाहौर में दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। फुरकान की कोई खबर ना आई। आलिया को किसी ज़रिए से पता चला था कि शहर से बाहर एक वीरान रास्ते पर शदीद हादसा हुआ था। इस हादसे की कोई तफसील मिली? कोई शिनाख्त हुई? दूसरी तरफ से जवाब आया, नहीं, गाड़ी तबाह हालत में मिली थी मगर वहाँ कोई शख्स नहीं मिला। आलिया ने फ़ोन बंद किया। एक लम्हे के लिए खिड़की से बाहर देखा। जहन हिसाब लगाता रहा। ना लाश मिली, ना जिंदा होने का कोई सबूत, बस एक गैर यकीनी खामोशी। इसने ख़ुद को यकीन दिलाया कि अभी इस मामले में उलझने का वक्त नहीं। फुरकान कहाँ है? इतने अरसे से कोई बात नहीं हुई इसकी। वो मुल्क से बाहर गए हैं, किसी अहम मीटिंग के सिलसिले में दुबई गए हुए हैं, जल्द वापस आ जाएंगे। और जब छोटा शामिर मासूमियत से पूछता, अम्मी बाबा कब आएंगे? आलिया कुछ लम्हे के लिए खामोश रहती, फिर इसे गोद में उठाकर कहती। के चेहरे पर माँ वाली नरमी हकीकी थी मगर आँखों के पीछे वही हिसाब किताब चल रहा था जो हर वक्त जारी रहता। बस बेटा जल्द आ जाएंगे, वो आपके लिए तोहफे भी लाएंगे। 6 महीने बीत चुके थे। गांव वालों ने पूरे सब्र और खलूस से फुरकान की देखभाल जारी रखी। फिर एक सुबह आहिस्ता फुरकान की आंखें खुली। मैं कहाँ हूँ? बुजुर्ग फ़ौरन उसके पास आए, चेहरे पर इत्मीनान और खुशी की मिली जुली कैफियत। शुक्र है अल्लाह, तुम होश में आ गए बेटा। 6 महीने से तुम यहाँ हमारे पास थे। फुरकान ने हैरानी से इर्द गिर्द देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता याददाश्त लौटने लगी। हादसा, सन्नाटा, अंधेरा। 6 महीने? इसकी आंखों में एक दर्द अब उभरा। इसने धीरे से पूछा, क्या मेरे घर वालों को खबर मिली थी? कोई मुझे ढूंढने आया? बुजुर्ग ने ज़रा रुक कर नरमी से जवाब दिया, नहीं बेटा, कोई नहीं आया। हमें तुम्हारी कोई शनाख्त ना मिल सकी, इसलिए हम किसी को खबर भी ना कर पाए। फुरकान कुछ देर खामोश रहा। 6 माह और किसी ने इसे तलाश नहीं किया। आलिया, इसका ख़ानदान, कोई भी नहीं। इसके सीने में अजीब सा बोझ उतर गया, जैसे पहली बार इसे एहसास हुआ। शायद जिस जिंदगी को वो अपना समझ रहा था, इसमें इसकी गैर मौजूदगी इतनी अहम थी ही नहीं जितनी वो समझता। अगले कुछ हफ्ते फुरकान ने गांव में ही गुजारे, जिस्मानी ताकत वापस लाने की कोशिश करते हुए।
اس دوران اسے اپنی پرانی زندگی پر سوچنے کا بہت وقت ملا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا ہے، شاید کچھ لوگوں کو دکھ بھی دیا، مگر کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن اکیلا رہ جاؤں گا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نے تمہیں دوسرا موقع دیا ہے بیٹا، اسے ضائع مت کرو۔ فرقان نے پختہ ارادے سے کہا، میں واپس جاؤں گا، جن لوگوں کے ساتھ میں نے غلط کیا ان سے معافی مانگوں گا، اور سب سے پہلے زیبا سے۔ چند دن بعد رخصت ہونے سے پہلے فرقان نے پورے گاؤں کا شکریہ ادا کیا، ہر ایک سے ہاتھ ملایا۔ آخر میں بزرگ کے سامنے رک کر آنکھوں میں نمی لیے بولا، آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر کبھی آپ کو میری ضرورت پڑی تو میں ضرور آؤں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ یہاں کے لوگوں کے لیے ایک ایسا نظام ضرور کر سکوں جہاں انہیں علاج کے لیے دور نہ جانا پڑے۔ بزرگ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ انہوں نے فرقان کو گلے لگا لیا۔ جاؤ بیٹا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ لاہور کا وہی گھر، وہی گیٹ۔ فرقان کے قدم گھر کی طرف بڑھے، دل میں ایک عجیب سی گرم جوشی تھی۔ میں گھر آ گیا ہوں، گھر والے کتنے خوش ہوں گے۔ اس نے دروازہ آہستہ سے کھولا۔ اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم روک لیے۔ اندر عالیہ، قاسم اور سلیمان بیٹھے بے تکلفی سے گفتگو کر رہے تھے۔ اب تو کام دھندا ٹھیک چل رہا ہے نا؟ ہمارا کام تو ہو ہی گیا تھا، قاسم نے پوچھا۔ اچھا، یہ بتاؤ فرقان کی کوئی خبر ملی؟ عالیہ نے بے فکری سے کہا۔ پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا مر گیا، شاید مر ہی گیا ہو، مگر مجھے اس کی کوئی خبر نہیں۔ میں نے تھانے میں فرقان کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دی ہے، سلیمان نے فکر بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا کیا، آنے والے سے کہہ دینا کہ زیادہ کھوج نہ لگائیں، رپورٹ فائل میں پڑی رہے بس۔ وہ تینوں اندر بیٹھے اس شخص کے مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ باہر کھڑا وہی شخص ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ فرقان، جو 6 ماہ اپنی پرانی زندگی سے دور جا چکا تھا، واپس آ کر عالیہ، قاسم اور سلیمان کے سامنے کیا روپ اختیار کرے گا؟ کس خط